ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। मोदी ने अपने लिए घर नहीं बनाया, मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। लोग आपकी वाह करते हैं, आपको मुझे गाली 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते प्रधानमंत्री जी। दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली की लड़ाई शीश महल पर आ गई है। दिल्ली चुनाव का शंखनाद हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर दिल्ली चली मोदी के साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने, पीएम मोदी ने आज पहली रैली कर दी है और उनके निशाने पर सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पर हमला किया, केजरीवाल के घर पर हमला किया। और पीएम मोदी के साथ साथ एंट्री हो गई है योगी आदित्यनाथ की भी। पोस्टर लगे थे, इस बार न बटेंगे न कटेंगे। तो योगी आदित्यनाथ की एंट्री के साथ आपको बताऊं, योगी आज कुछ खुद कहां थे। क्या योगी दिल्ली आएंगे प्रचार करने और क्या कटेंगे बटेंगे का सूत्र फिर से दिल्ली में चलेगा? ये गोरखपुर की तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में थे और गोरखपुर में कई योजनाओं की शुरुआत की है योगी आदित्यनाथ ने। और योगी गोरखपुर में थे। क्या योगी दिल्ली में प्रचार करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रचार की शुरुआत की है लोगों को घर देकर। ये जो आप फ्लैट देख रहे हैं, ये फ्लैट प्रधानमंत्री ने गरीबों को दिए, जिनकी झुग्गी उनको मकान दिया गया, यहां घर दिया गया, इसमें लिफ्ट लगी है और शानदार फ्लैट्स हैं। इसकी चाबी पीएम ने लोगों को सौंपी। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने उन मालिकों को आज चाबी सौंपी है। दिल्ली में रहते हैं, अब ये दिल्ली के लोग इन घरों में रहेंगे। प्रधानमंत्री लोगों को, गरीबों को घरों की चाबी दे रहे थे तो उनके निशाने पर केजरीवाल का घर भी था। उन्होंने कहा मैं गरीबों को घर दे रहा हूं। कुछ लोग अपने करोड़ों के घर बना रहे हैं, शीश महल बना रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। केजरीवाल ने बातें सुनी तो केजरीवाल खुद सामने आए। देखिए जरा, केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया केजरीवाल ने। गालियां देने का काम किया। 2015 में दिल्ली के लोगों ने 2 सरकारें चुनी थी दिल्ली के लिए। तो चुनाव प्रचार की शुरुआत हो गई है और पीएम ने शीश महल से शुरुआत की है।
बहुत ही नरकीय जीवन हम लोग बिताए। आज मोदी जी ने जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दे करके हम गरीबों का कायाकल्प कर दिया। हमारा मोदी जी छत नहीं भविष्य दिए हैं, हमारा बच्चे का भविष्य आगे बढ़ेगा। और रामपुरा में करीबन 44 साल हो गए झुग्गी बस्ती में रहते हुए। अब मोदी जी ने मकान दिया है जेलर वाले बाग में। बोले कैसा अच्छा लग रहा, बहुत बढ़िया, आप हमारे लिए भगवान हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली चुनाव का शंखनाद कर दिया है। मोदी ने गरीबों को घर की चाबी सौंपी और केजरीवाल के करोड़ों के शीश महल पर निशाना साधा। यानी केजरीवाल का मुख्यमंत्री आवास दिल्ली चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। मोदी फुल फॉर्म में आ चुके हैं। फरवरी में दिल्ली में चुनाव है और चुनाव से पहले योगी की एंट्री भी हो गई है। हरियाणा महाराष्ट्र में बटेंगे कटेंगे की धार के बाद दिल्ली में बीजेपी ये फॉर्मूला आजमा सकती है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब देखिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अटैक किया है अरविंद केजरीवाल पर। आपको बताऊं, पीएम ने दिल्ली चुनाव के लिए पीएम मोदी ने आज चुनावी बिगुल फूंका है और इस मौके पर मोदी ने केजरीवाल पर जोरदार हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा, मैं शीश महल बना सकता था लेकिन मैंने कभी अपना घर नहीं बनाया। 10 सालों में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर दिया है। देशवासियों को पक्का घर मिले, यही मेरा सपना था। देशवासियों को घर देने का मकसद था मेरा। आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा। आज यहां 1675 घरों की चाबी लोगों को दी गई है। झुग्गी की जगह पक्का घर, किराए के घर की जगह अपना घर मिला है। मैं भी शीश महल बना सकता था लेकिन मैंने कभी अपना घर नहीं बनाया। पीएम मोदी ने केजरीवाल पर अटैक किया है। 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम ने खुद हलफनामा दिया था। इसके मुताबिक मोदी के पास न कोई घर है न कोई जमीन है। 2019 में उनके पास गांधीनगर में 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी थी। मोदी ने सीएम रहते एक प्लॉट खरीदा था, इसे भी उन्होंने दान कर दिया है। मोदी ने जमीन मान मंदिर फाउंडेशन को दान कर दी। उस वक्त हलफनामे के मुताबिक मोदी की अचल संपत्ति 0 है, 0। मोदी के नाम किसी भी तरह की कोई कृषि या गैर कृषि भूमि नहीं है। केजरीवाल जिस घर में रहते थे बीजेपी उसे शीश महल कहती थी, यह है वो घर। बीजेपी का दावा यह है कि यहां केजरीवाल ने करोड़ों रुपए खर्च किए। दिल्ली के 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर यह बंगला है और इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल ने यह बंगला खाली कर दिया। बीजेपी ने इस बंगले में खर्च को लेकर दावा किया था कि खुद को आम आदमी कहते हैं लेकिन 7 स्टार इंतजाम किए केजरीवाल ने अपने लिए। केजरीवाल ने अपने लिए खास तरह का घर बनाया। इसमें 1 करोड़ 90 लाख के मार्बल ग्रेनाइट लगे, इसमें 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगे हुए हैं, 4-4 लाख रुपए के कमोड लगे, 35 लाख में जिम और स्पा बनवाया है। बीजेपी ने 45 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप केजरीवाल पर लगाया। मोदी के शीश महल अटैक के बाद अब केजरीवाल सामने आए। उन्होंने कहा 2700 करोड़ के घर में रहने वाले से शीश महल की क्या तुलना। 5 साल में केंद्र सरकार ने 4300 मकान बनाए हैं। दिल्ली में 15 लाख लोगों के लिए मकान चाहिए। 2 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया है। यह केजरीवाल का अटैक था। आइए अब आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल। देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला,
8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, ये मैं भी कर सकता हूं। मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। देखिए, अरविंद केजरीवाल पर प्रधानमंत्री ने यही हमले नहीं रोके, क्योंकि पीएम मोदी ने आज से चुनावी रैली शुरू कर दी है। मोदी ने आपकी तुलना की है आपदा से। पीएम ने आप सरकार को आपदा सरकार बताया है। सत्ता में खुद को कट्टर बेईमान बताने वाले लोग बैठे हैं, मोदी ने कहा, जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं। ये चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी। दिल्ली वालों को आपदा सरकार को सत्ता से हटाना है। आपदा को नहीं सहेंगे और बदल कर रहेंगे। पीएम ने आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है का नारा दिया है। बीते 10 साल में दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में ढकेल दिया है। और शराब ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, आयुष्मान योजना को आपदा वाले लागू नहीं कर पाए। आपदा वाले बयान पर केजरीवाल ने अपने अंदाज में जवाब दिया। आपदा दिल्ली में नहीं भाजपा में आई है, उन्होंने कहा। बीजेपी के पास ना तो मुख्यमंत्री का चेहरा है और ना ही एजेंडा है। हमने दिल्ली में इतने काम किए हैं कि घंटों तक गिना सकते हैं। अपने 43 मिनट के भाषण में वो कोई काम नहीं गिना पाए। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की आपदा है। गैंगस्टर गोलियां चला रहे हैं, व्यापारी रो रहे हैं। मोदी और शाह के कानों में आवाज नहीं पहुंच रही है। जो काम कर रहे हैं उसे आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। एलजी पुलिस और 7 सांसद आपके हैं। 10 साल में दिल्ली के लिए काम किए होते तो आज गाली नहीं देते। सुनिए जरा प्रधानमंत्री का अटैक और केजरीवाल का जवाब। बड़े बड़े कॉलेज कैंपस, ये सब केंद्र सरकार ही बना रही है, लेकिन यहां की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है उस पर भी यहां ब्रेक लगी हुई है। दिल्ली को जिस आपदा ने घेर रखा है उसके पास कोई विजन नहीं है। ये आपदा वाले रहेंगे तो भविष्य में दिल्ली को और भी विकराल स्थिति की तरफ ले जाएंगे। दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। लोग आपकी वाह वाह करते हैं। आपको मुझे गाली 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते प्रधानमंत्री जी। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है। लेकिन क्या केजरीवाल को दिल्ली में हराना आसान काम है? इससे पहले के चुनाव नतीजे जो हैं वो अपने आप में कहानी बयां करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा लोकसभा और विधानसभा दोनों का रिपोर्ट कार्ड। 2014 में लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटें जीती। केजरीवाल को 0 और कांग्रेस को भी 0 मिला। वोट परसेंटेज देखिए, बीजेपी को 46% वोट मिला, केजरीवाल को 33% वोट, लेकिन सीट 0 और कांग्रेस को 15% वोट।
उसके बाद हुआ विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी को लोकसभा में 7 सीटें मिली थी, विधानसभा में 3 सीटें मिली। केजरीवाल को 67 सीटें मिली, 0 से 67, और कांग्रेस को पहले भी 0 था, 15 में भी 0। लेकिन वोट परसेंटेज देखिए, बीजेपी का वोट परसेंटेज लगभग 14% कम हो गया, 32% पर आ गया, और केजरीवाल का वोट परसेंटेज लगभग 20% बढ़ गया विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस को 9% वोट मिला। उसके बाद फिर चुनाव हुए 5 साल बाद लोकसभा के, फिर बीजेपी को 7 में से 7 सीटें मिली, केजरीवाल के खाते में फिर 0 आया, और कांग्रेस के खाते में हमेशा की तरह विधानसभा लोकसभा के बाद फिर विधानसभा में 0। लेकिन वोट परसेंटेज लोकसभा में बीजेपी का 57 हो गया, पिछले लोकसभा से भी ज्यादा। केजरीवाल का वोट परसेंटेज 18% और कांग्रेस को 22% वोट मिला लोकसभा में। फिर 2020 में विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी को 8 सीटें मिली, और आम आदमी पार्टी को 5 साल पहले 67 मिली थी, 5 साल बाद 62 मिली, कांग्रेस फिर 0 पर थी। 2020 के वोट परसेंटेज देखिए, बीजेपी को 38% वोट मिले, जबकि लोकसभा में 50% से ज्यादा वोट थे, और आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिले विधानसभा में, कांग्रेस को 4.26%। फिर 5 साल बाद लोकसभा चुनाव हुए, और 7 की 7 सीटें फिर बीजेपी के पास, आम आदमी पार्टी 0 और कांग्रेस 0। वोट परसेंट देखिए, बीजेपी का 54, आम आदमी पार्टी का 24 और कांग्रेस का 18% वोट। और अब अगले महीने यानी फरवरी में विधानसभा चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट इस बार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार का करप्शन है। बड़े बड़े मंत्री, नेता, खुद मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं, इसलिए भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, और पीएम मोदी ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर भी घेरा। सुनिए। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। आज प्रधानमंत्री जी 10 साल के बाद आके 3 कॉलेजेस का शिलान्यास करके गए। कॉलेज शुरू नहीं हुए अभी, आज भूमि पूजन हुआ है, आज शिला रखी गई है, शिलान्यास हुआ है, नींव रखी गई है उन कॉलेजों की। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी 10 साल लग गए आपको 3 कॉलेजों की शिला रखने में। इन 10 सालों में जब तक आप शिला रख रहे थे, इन 10 सालों में मैंने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 11 नए वोकेशनल कॉलेज बना दिए और 6 यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए। मैंने 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, आप 30 नई यूनिवर्सिटी बनाते दिल्ली के अंदर, और आज आपको हमें गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप दिल्ली के अंदर आते, दिल्ली के लोग आपको सारा खोलते। और अब बात प्रधानमंत्री ने प्रचार की शुरुआत की गरीबों को फ्लैट देकर। ये जरा फ्लैट की तस्वीरें देखिए। ये शुरू में मैंने आपको दिखाया है, ये दिल्ली के अशोक विहार में फ्लैट्स बनाए गए हैं गरीबों के लिए। प्रधानमंत्री खुद एक फ्लैट के अंदर गए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, पीएम मोदी उस फ्लैट के अंदर गए, फ्लैट का मुआयना किया, किस तरह का बनाया हुआ है, कितने कमरे हैं, वॉशरूम, किचन, ये सब चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी। ये गरीबों को दिए जाएंगे जिनके पास पक्के मकान नहीं थे। ऐसे लोगों को पीएम ने बहुत से लोगों को अपने हाथों से चाबियां दी। ये सब लोग, इनमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो 40 साल 44 साल से झुग्गियों में, कच्चे घरों में रह रहे थे। उनके सर पर छत आई है। उनके सर पर जब छत आई है तो प्रधानमंत्री को मसीहा मान रहे हैं। सुनिए जरा गरीबों को क्या कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। अब इलेक्शन होगा, वोट डालेंगे, उन्हीं को देंगे। आप बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल, मोदी सरकार को देंगे, बीबी देंगे। बोले के साथ चला, ग्रामी बहुत बढ़िया, आप हमारे लिए भगवान हैं। हाँ जी।
हाँ हेर रहे बहुत खुश हैं जी। अब इतने से क्या उन्होंने साकार कर दिया, हमारे बच्चों को पढ़ाई और सब हमारी सोसाइटी बदल जाएगी। पहले हम अभी जो गोल्डन पार्क रामपुरा में रहते हैं झुग्गी बस्ती में, और रामपुरा में करीबन 44 साल हो गए झुग्गी बस्ती में रहते हुए। अब मोदी जी ने मकान दिया है जेलर वाले बाग में, जो वहाँ हमें शिफ्ट करेंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं। ये हमारे को जो नरक में से स्वर्ग में उठा दिया है मोदी जी ने, और हमारे आगे बच्चन को भविष्य आगे के लाने बन गया। हमारी तो हो गया है, तो बच्चन का स्वर्ग बना दिया है। बहुत 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 धन्यवाद है मोदी जी के। हम सब तो सपना भी नहीं सोचे थे जो कभी मिलेगा, लेकिन आज सपना साकार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो हम सपना देखते थे ना, वो सपना मोदी जी ने अपना कर दिया। मेरे को चाबी दे दी, बड़ा मकान दे दिया। हम बड़ी खुशी के साथ बिताते हैं, हम उनको दुआएं देते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम उनको देंगे, बिल्कुल देंगे। जिन्होंने हमारी जिंदगी बना दी, हमारे बच्चों का भविष्य बना दिया, तो हम बिल्कुल आएंगे। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? झुग्गी से मकान में चले गए, अच्छा नहीं लगेगा? तो आइए आपको बताता हूं किन लोगों को घर मिला है। जिन्हें घर मिला उन्हें आपने सुना, वो क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घर दिया है, ये है वो फ्लैट जिसमें खुद पीएम मोदी गए हैं, और ये है वो इमारत। दिल्ली को प्रधानमंत्री मोदी ने 4,500 करोड़ की योजना की सौगात दी। झुग्गी वासियों को नए साल पर मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है। 1,645 लोगों को, यानी 1,645 लोगों को फ्लैट दिए गए। डीडीए की ओर से वजीरपुर में ये फ्लैट बनाए गए। अशोक विहार के झुग्गी वासियों को ये घर दिए गए। ये फ्लैट जहां झुग्गी वही मकान के तहत बनाए गए हैं। झुग्गी वासियों को सुरक्षित और पक्के मकान उपलब्ध कराना मकसद है, और आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं को दरअसल काउंटर करना है। झुग्गी वासियों को पक्के मकान देकर बीजेपी बढ़त बनाना चाहती है, और झुग्गी वासियों का यह बड़ा वोट बैंक है। 2022 में भी कालकाजी में प्रधानमंत्री मोदी ने 575 झुग्गी वासियों को मकान सौंपे थे। 30 दिसंबर तक देश में 3 करोड़ 33 लाख मकान आवंटित करने का लक्ष्य है, जिनमें से 3 करोड़ 22 लाख मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं, और इनमें से 2 करोड़ 68 लाख मकान पूरे हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं, वो बहुत ही तीर की तरह लगी होगी अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल आज के दिन में स्वयं में दिल्ली के लोगों के लिए आपदा बन गए हैं। मैं इसीलिए कहता हूं ये भारतीय झुट्ठा पार्टी है। आप आम आदमी पार्टी जिसने बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे अद्भुत काम करके दिखाया, आप उसको आपदा पार्टी कह रहे हो। वो पार्टी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी जिसने 2 करोड़ रोजगार पे झूठ बोला, जो पार्टी दिन रात झूठ बोलने का काम करती है, वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पे कमेंट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली को जितना आपने बर्बाद करना था आप कर चुके हैं, और दिल्ली को लूटने का, दिल्ली को ठगने का पाप आपने किया है। और जब आपके पाप गिनाने का समय आ रहा है, उस समय आपकी हवा खिसक रही है, क्योंकि अब जवाबदेही का वक्त है। अब आपको दिल्ली को बताना पड़ेगा कि 10 साल में आपने दिल्ली के लिए क्या किया है। 10 साल दिल्ली को आपने बर्बाद किया है, इसलिए कह रहे हैं आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बारे में कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और ये ऑन रिकॉर्ड उपलब्ध है कि प्रधानमंत्री जी के आवास के लिए 467 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, 467 करोड़ रुपए का, और उसके अंदर 36,000 स्क्वायर फीट एरिया का प्रधानमंत्री आवास बना। शासन और प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए था, लेकिन इस पूरे 10 साल में शासन और प्रशासन लड़ते रहे और दिल्ली बर्बाद होकर दर्द में रही। आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों सत्ता में, दोनों को मिलकर काम करना था, लेकिन दोनों लड़ते भिड़ते रहे और आज भी लड़ भिड़ रहे हैं। खामियाजा मेरी दिल्ली के लोगों को उठाना पड़ रहा है। आइए अब आपको लिए चलता हूं, एक और लड़ाई चल रही है बिहार में, बड़ी लड़ाई पप्पू वर्सेस पीके और बाकी पीछे छूटे, यानी बिहार के बाकी सियासतदान। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। 25 दिसंबर को छात्रों पर लाठियां बरसाई थी बिहार पुलिस ने। ये बीपीएससी के अभ्यर्थी थे जिन पर लाठी भांजी गई, जो परीक्षाओं को रद्द करके दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे थे। अब ये हंगामा बड़ा हो गया। अगली तस्वीर देखिए, आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पटना में आज प्रोटेस्ट हुआ है, मशाल प्रोटेस्ट। कांग्रेस भी सामने आई प्रोटेस्ट में।
देखिए पप्पू यादव मैदान में आ गए। पप्पू यादव आज रेल रोको आंदोलन में शामिल हुए छात्रों के साथ। एक तरफ पप्पू यादव तो दूसरी तरफ देखिए पीके। सभी को लग रहा है छात्रों पर ठीक ठाक सियासत की जा सकती है और छात्रों को अपने पक्ष में किया जा सकता है। तो पप्पू यादव भी देखिए माइक लेकर बैठे, सुनिए। प्रशासन का इतना तंत्र है, आप लोग चलाते हैं, हम क्यों माइक को बोलना बता रहे हैं? क्योंकि उस दिन मैंने एसपी को कहा था। तो प्रशांत किशोर एक तरफ है, एक तरफ पप्पू यादव है। दूसरी तस्वीर देखिए, रेल रोकी गई बिहार में अलग अलग जगहों पर। इसी तरह रेल रोकी गई, ट्रेन के सामने प्रदर्शनकारी खड़े हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 लाख अभ्यर्थियों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे 4 लाख अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद। उसके बाद देखिए ट्रेन आ रही थी, इस बीच अनाउंसमेंट किया गया ट्रेन गुजारनी है, लोगों को कहा गया हट जाइए, ट्रेन आ रही है। तो इस तरह ट्रेन हटाई गई। बिहार के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुआ। देखिए जरा कैसे पप्पू यादव और प्रशांत किशोर चाह रहे हैं इस प्रदर्शन को और बड़ा करना, इसे छात्रों के बड़े आंदोलन में बदलना चाह रहे हैं। देखिए कहां कहां प्रदर्शन हुआ। पटना में प्रोटेस्ट किया गया, भागलपुर में प्रदर्शन हुआ, औरंगाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, किशनगंज में प्रदर्शन हुआ, सासाराम में भी, सुपौल में प्रदर्शन हुआ, मधेपुरा में छात्र सड़कों पर उतरे, सहरसा में और पूर्णिया में, लखीसराय में, आरा में, इन सारे जिलों में प्रदर्शन हुआ। अररिया भी इसमें शामिल है। तो कोशिश ये है कि बिहार में दरअसल 2025 में इसी साल चुनाव है। खासतौर प्रशांत किशोर जो सियासत में नया नया हाथ आजमा रहे हैं, पार्टी बना चुके हैं, वो भी चाहते हैं बिहार में तेजस्वी को काउंटर करना। पप्पू यादव भी पीछे नहीं रहना चाहते, इसलिए ये छात्र आंदोलन सियासी हाथों में आ गया। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में जंग छिड़ी हुई है। बीपीएससी के नाम पर जबरदस्त सियासत हो रही है। आज पप्पू यादव ने बंद का आह्वान किया, उधर पीके धरने पर हैं, लेकिन छात्रों की लड़ाई में दोनों के साथ होने के बजाय दोनों आमने सामने हैं। प्रशांत किशोर भी बैठ गए धरने पर। लॉस कैसा है, गैमलर है, ये नटवरलाल की तरह काम करता है। फ्रीलांसर हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका वजूद है उड़ के यहाँ उड़ के वहां, उड़ के यहाँ उड़ के यहाँ। तो सवाल यह कि यह लड़ाई छात्रों की है या सियासी दलों की? छात्रों की इस लड़ाई में आरजेडी किनारे बैठी है। तेजस्वी ने चिट्ठी लिखकर चुप्पी साध ली है, लेकिन कल तक जो कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी थी, आज वो हाथ में मशाल लेकर सड़क पर उतर आई है। अब देखिए पप्पू और पीके कैसे आमने सामने एक दूसरे को पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। सबसे पहले पप्पू यादव, पटना में सियासत जबरदस्त है। बीपीएससी छात्र सियासत का मोहरा बने हुए हैं। पप्पू यादव और पीके आमने सामने। आज छात्रों के प्रदर्शन पर पप्पू भी उतर आए। पप्पू यादव ने आज बिहार बंद का ऐलान किया था। राज्य के कई इलाकों में उन्होंने चक्का जाम किया। कई जगह उनके समर्थक रेल पटरी पर बैठ गए। पप्पू यादव भी रेल रोकने स्टेशन पहुंच गए। इस दौरान बिहार सरकार बीपीएससी पर हमलावर रहे पप्पू यादव, लेकिन सबसे ज्यादा हमला प्रशांत किशोर पर कर रहे हैं। कहा प्रशांत किशोर धोखा दे रहे हैं, भरपेट खाना खाकर अनशन कर रहे हैं, वो लॉस्ट केस है। प्रशांत किशोर गैमलर है, आमरण अनशन के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। प्रशांत सियासत के साइबर पक्षी हैं, नटवरलाल हैं। पप्पू के इस बयान पर पीके ने पलटवार किया। पीके छात्रों के साथ गांधी मैदान पर धरने पर बैठे। प्रशांत किशोर ने कहा पप्पू यादव गुमराह कर रहे हैं, पप्पू यादव का कोई वजूद नहीं है, उनका न कोई वजूद है न कोई नीति है, कभी उड़कर इधर तो कभी उधर जाते हैं। ऐसे लोगों पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। सुनिए जरा, दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं।
उधर प्रशांत किशोर भी बैठ गए हैं धरने पे। किसका नाम लेते हैं सर? 5 बजे पेट भर के बिना कानून के काम, ये तो हमारी डेमोक्रेसी है। आपको धरना पर यहाँ क्यों नहीं बैठते? 14 दिन आप गायब कहाँ थे? नाटक करते हैं, उनको पता है कि वहाँ नहीं बैठने देगा, वो नाटक करते हैं, उसको क्या पता? वो तो पहले उस सब का चर्चे छोड़ दीजिए। लॉस केस है, गैम्बलर है, ये नटवर लाल की तरह काम करता है, ये पे आदमी पर बैठाया रहता है, बैठ जा। क्या बात आप करते हैं? हर व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। कुछ फ्रीलांसर हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका वजूद है उड़ के यहाँ उड़ के वहां, उड़ के यहाँ उड़ के, जिनका कुछ अपना आधार नहीं है, न दल, न विचारधारा, न प्रयास। जहां कुछ कहीं ट्रबल हुआ उसमें जाकर अपना कुछ मीडिया का बाइट बटोर लिया। देखिए, छात्रों ने अब तक कई दौर की मुलाकातें की। इससे पहले देखिए 30 दिसंबर को छात्र पहुंचे, छात्रों का डेलीगेशन पहुंचा, चीफ सेक्रेटरी से मिला। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उसके बाद छात्र पहुंचे और गवर्नर से मिले जाकर। 30 दिसंबर को पप्पू यादव भी उसमें शामिल थे। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद पटना में 18 तारीख को धरना भी हुआ। लेकिन छात्र क्या मांग कर रहे हैं? छात्रों की मांग क्या है? कल दरअसल री एग्जाम होने जा रहा है। बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा कल दोबारा होगी और 12,012 छात्रों की दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी है। प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए पटना में 22 सेंटर बने। पटना में प्रीलिम्स में गड़बड़ी के बाद यह परीक्षा हो रही है। पूरे बिहार में 13 दिसंबर को प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी और 950 सेंटर पर 4.25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारी छात्र पूरे बिहार में दोबारा परीक्षा चाहते हैं। बीपीएससी पूरे बिहार में दोबारा परीक्षा के लिए तैयार नहीं। गवर्नर और मुख्य सचिव से मुलाकात का भी असर नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि प्रीलिम्स में धांधली हुई है। अपनी मांगों को लेकर छात्र पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठे हैं। सुनिए जरा, छात्र अपनी मांग कर रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है, कहीं ना कहीं वो छात्रों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग राजनीति कर रहे हैं। मेरा है कि अभी छात्रों का मुद्दा, उस पे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, चाहे वो सरकार के लोग हैं। बीपीएससी जो छात्रों का जो डिमांड है, री एग्जाम होना चाहिए और हम जब तक नहीं होगा तब तक हम छात्रों के साथ को पूरे बिहार में ले जाया जाएगा। तो ये सरकार जितनी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, शांतिपूर्ण रवैये के भी खिलाफ ये सरकार है। तो हम सब लोगों ने फैसला किया है कि इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिला लेवल पे हम लेके जाएंगे। लेकिन भारत के युवाओं की आवाज नहीं रोक सकते, यूथ कांग्रेस के साथियों की आवाज नहीं रोक सकते। ये जो पेपर लीक का धंधा बीजेपी ने शुरू किया है, उसको ये बंद करना पड़ेगा। सरकार लगातार उनके साथ बातचीत कर रही है, लेकिन हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई विचारधारा नहीं है, अपना कोई कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन चूंकि उनको अपनी राजनीतिक पार्टी चलानी है, तो वो जब भी कहीं इस प्रकार से कोई आंदोलन करता है तो वो उसका लाभ लेने की। आज की एक और बड़ी खबर है क्या कश्मीर का नाम बदलेगा? आखिर इस पर हंगामा क्यों हुआ आपको बताऊंगा। 370 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटाई। किसी को यकीन नहीं था कि 370 हटाई भी जा सकती है, लेकिन 370 हटा दी गई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, दरअसल गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम में थे, एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर पहुंचे थे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं वो पुस्तक कौन सी थी। यह है वो पुस्तक जिसके विमोचन पर पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। और वहीं पर गृह मंत्री ने कुछ ऐसी बात कही जिसके बाद से ये अटकलें लगाई जाने लगी। क्या कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी हो रही है? इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया दी। सुनिए जरा। कश्यप की भूमिका भी नाम से जाना जाता है। भारत आजाद है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहेंगे करेंगे। बिना जम्मू कश्मीर की हुकूमत की इजाजत लिए ये हो भी नहीं सकता। क्या जम्मू कश्मीर का नाम बदलने वाला है? क्या जम्मू कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर हो जाएगा? मोदी सरकार ने ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं किया, लेकिन शाह ने जो कहा उसके मायने हैं, क्योंकि शाह कुछ भी यूं ही नहीं कहते। को कश्यप की भूमिका भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा हो।
तो सवाल यह क्या वाकई जम्मू कश्मीर का नाम बदल जाएगा? सवाल यह भी कि आर्टिकल 370 के बाद मोदी दूसरा बड़ा फैसला लेने वाले हैं? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन सियासत गर्म है। श्रीनगर से दिल्ली तक बयानबाजी हो रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट निशाने पर अमित शाह हैं। तो कोई बात आई नहीं है, और वैसे भी बिना जम्मू कश्मीर की हुकूमत की इजाजत लिए ये हो भी नहीं सकता। तो उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि बिना जम्मू कश्मीर की इजाजत के नाम नहीं बदल सकता। यही 370 हटते वक्त भी कहा जा रहा था कि बिना विधानसभा की इजाजत के नहीं हो सकता, लेकिन हो गया। अमित शाह ने कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक टिप्पणी की। शाह ने कहा, हम जानते हैं कि कश्मीर को कश्यप की भूमि के नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि उनके नाम से कश्मीर का नाम पड़ा हो। इतिहासकारों ने कश्मीर का इतिहास पुस्तकों के जरिए बताने की कोशिश की। मेरी इतिहासकारों से अपील है कि प्रमाण के आधार पर ही इतिहास लिखें। शाह एक किताब के विमोचन पर बोल रहे थे। ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस के विमोचन पर पहुंचे थे। उन्होंने आगे कहा, 150 साल का एक दौर था जब इतिहास का मतलब दिल्ली दरीबा से बल्ली मारन तक और लुटियन से जिमखाना तक था। इतिहास यहीं तक सीमित था। यह समय शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास से खुद को मुक्त करने का है। अपने पूरे रंग में दिख रहे अमित शाह यही नहीं रुके। आगे कहा, कश्मीर का भारत से न टूटने वाला जोड़ है। लद्दाख में मंदिर तोड़े गए, कश्मीर में आजादी के बाद गलतियां हुई, फिर उन्हें सुधारा गया है। आर्टिकल 370 और 35A की बाधा पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प से इन्हें हटाया गया है। शाह के इस बयान के बाद कई चर्चाएं शुरू हो गई। जानकारों ने इसे मोदी सरकार का बड़ा प्लान भी बताया। ऐसी उम्मीद है कि कश्मीर का नाम बदल सकता है। कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जा सकता है। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी कश्मीर में गृहयुद्ध कराना चाहती है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नाम बदलने की आशंका पर कुछ नहीं बोला। उमर ने कहा, अगर वो सोचते हैं कि 370 हटाने से कश्मीर की समस्या हल हो गई तो पीओके अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में क्यों है? क्या उसे पाकिस्तान को दे दिया गया है? आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं और दूसरे सियासतदान क्या कह रहे हैं। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। ऐसी तो कोई बात आई नहीं है, और वैसे भी बिना जम्मू कश्मीर की हुकूमत की इजाजत लिए ये हो भी नहीं सकता। अपीसमेंट का काम अगर इस देश में सबसे ज्यादा कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है, और कश्मीर का नाम अगर बदलेंगे तो ये उसका बड़ा सबूत होगा। आप भारत आजाद है इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहेंगे करेंगे। तो इस पर उम्मीद थी कि इसी तरह सियासी प्रतिक्रियाएं आएंगी, लेकिन ऋषि कश्यप थे कौन? आइए उनके बारे में आपको बताऊं। बहुत से लोगों ने पहले बार नाम सुना ऋषि कश्यप का। उनका ताल्लुक क्या है कश्मीर से? महर्षि कश्यप है कश्मीर की पहचान। कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मारीची के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कला था, जो ऋषि करदम की बेटी थी। ऋषि कश्यप की 17 पत्नियां थीं, इनमें 13 दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। कश्यप की पत्नियों से मानस पुत्रों का जन्म बताया जाता है। कश्यप ऋषि ने कई ग्रंथों की रचनाएं की हैं। कश्यप संहिता स्मृति ग्रंथ प्रमुख रचनाएं हैं उसमें से। प्राचीन ग्रंथों में महर्षि कश्यप का जिक्र होता है। महर्षि कश्यप ने कश्मीर में गहन तपस्या की थी। कश्मीर को ऋषि कश्यप के नाम पर बसाया गया था। कश्मीर के पहले राजा भी महर्षि कश्यप ही थे। कश्मीर में सबसे पहले कश्यप समाज ही रहा करता था। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया तो सियासी भूचाल आ गया। सुनिए सियासतदानों। 5 अगस्त 2019 को जब से 370 और 35A को हटाया गया है तो पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और पेट्रोनेज टू टेरर, ये PPP की राजनीति, ये इस पर करारी चोट पड़ी है। आप तो बस वातावरण को जहर घोलना जानते हैं, जहर निकालना नहीं, और इसीलिए कश्मीर की जनता ने आपको सही सजा दी है। आप जो सपने देख रहे थे ना, पूरे नहीं हुए और आप सत्ता में नहीं है। कश्मीर का जो नाम है ऋषि कश्यप के नाम पर ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस प्रकार से आज़ादी के बाद
370 लागू करके कश्मीर में एक अलगाववाद की मामला शुरू किया गया और कश्मीर को ऐसे बनाया गया जैसे कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उसको हम 370 कारण से जोड़ रहे हैं। वह गलत था और उसका नुकसान कश्मीर ने ही भुगता और देश ने भी भुगता। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से। यूनियन कार्बाइड के कचरे पर बवाल हो रहा है। यूनियन कार्बाइड के बारे में आपने सुना होगा, यह है वो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री जिसमें गैस लीक हुई। 3,500 से ज्यादा लोग उसी वक्त जहरीली गैस का शिकार हुए और 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब उसके कचरे को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। देखिए, यूनियन कार्बाइड में कचरा लगभग 40 साल से वहीं मौजूद थी फैक्ट्री। उसके कचरे को बड़े बड़े कंटेनर में भरकर आप देख रहे हैं ले जाया गया डंप करने के लिए, खत्म करने के लिए। 12 ट्रक पहुंचे और वहां से उसे निकाला गया। निकाल के जिस जगह पर ले जाया गया उसे खत्म करने के लिए वहां के लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया। अगली तस्वीर देखिए। ये देखिए, अपने ऊपर तेल डाल लिया, अपने ऊपर पेट्रोल डाला और उसके बाद पीछे से किसी ने आग लगा दी। इन्होंने माचिस नहीं निकाली थी, इन्होंने तेल डाला अपने ऊपर कि मैं आग लगा लूंगा, माचिस किसी और ने लगा दी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शख्स खुद पर तेल डाल रहा है। इसने माचिस नहीं निकाली, लेकिन पीछे से किसी ने माचिस लगा दी। ये देखिए तस्वीर। उसके बाद जो जल गए थे उन्हें फौरन आग बुझाई गई, उन्हें लेकर जाया गया, पुलिस उन्हें लेकर पहुंची। कचरे को लेके मैंने करा, कचरे को लेके मैंने करा, कचरे को लेके मैंने करा, कचरे को देखते हुए सब लेकिन ये प्रदर्शन बड़ा हो गया। लोगों को डर है उनके यहाँ अगर कचरा खत्म किया जाएगा तो वो दिक्कतें उन्हें शुरू हो जाएंगी। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं कि लोग बैठे हैं, धार में प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर बैठे हैं। सब अपनी अपनी जगह पर वहीं बैठ जाइए। उसके बाद पुलिस ने देखिए लाठियां चलाई हैं, भीड़ को यहां हटाया है। लोगों को डर है कि कचरे को खत्म करने की वजह से उन पर नुकसान ना आए कोई। साल बाद फिर भोपाल गैस त्रासदी के जख्म लोगों को डराने लगे हैं। मध्य प्रदेश के धार में लोग सड़कों पर उतर आए। यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर लोग गुस्से में हैं। एक शख्स ने पेट्रोल डालकर जान देने की कोशिश की। भोपाल का कचरा हम नहीं जलने देंगे, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए, नहीं जलने देंगे, नहीं जलने देंगे। गंदगी है जहाँ की है वहीं होना चाहिए, हमारे गांव में, हमारे जिले में क्यों? गुस्साए लोगों को समझाने के लिए धार के डीएम और एसपी खुद मौके पर पहुंच गए। मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों के मन की एक शंका को दूर किए बिना आगामी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बात को सुनने के लिए इस वक्त तक एक इंच कचरे का टुकड़ा नहीं चला। जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। सवाल है यूनियन कार्बाइड के कचरे का अब क्या होगा? कचरा इतना खराब नहीं होता तो रातों रात क्यों भेजा गया? दिन के उजाले में भेजा जाता ना। झूठे कर रही है, अगर इतना शौक है ना, अगर अपनी जनता की बात मान रही है तो जल्दी से जल्दी निवेदन करे, वरना जनता भड़क गई तो पुलिस वाले को भी नहीं देखा जाएगा। इसी तरह रोड पे रहेंगे मरेंगे तो अभी मरना है, इससे अच्छा, पहले से अच्छा भी मर जाएंगे।
नुकसान नहीं है तो वहीं जलना था कचरा, यहाँ क्यों जल रहा है? यहाँ इतनी पब्लिक में क्यों लाया जा रहा है? बच्चे हैं, सब है। कचरा नहीं जलने देंगे हम। अनुरोध है हमारी सरकार से कि कचरा नहीं जलने देंगे। कर रहे हमारे बच्चों के, हमारे सभी के भविष्य से खेल रही है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या सब मूर्ख रहते हैं क्या? हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं पे भी ले जाओ, यहाँ से कहीं ले जाओ, कहीं पे भी जलाओ। मंत्री तो कह रहे हैं कि उससे कोई नुकसान नहीं हो। अब देखिए जरा लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की मांग क्या है, किस बात को लेकर गुस्सा है लोगों में। देखिए जरा, दरअसल ये है यूनियन कार्बाइड वो फैक्ट्री और उसका कचरा ले जाया गया है ट्रकों से। यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर धार में प्रदर्शन हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई। भोपाल में 40 साल से पड़े 337 मीट्रिक टन कचरे को पहले पैक किया गया, फिर 12 ट्रकों के जरिए कचरे को धार के पीथमपुर भेज दिया गया। 2 जनवरी की सुबह 5 बजे से 6 बजे तक 12 ट्रक धार पहुंच गए। जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी मिली, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सैकड़ों लोग सड़कों पर जमा हो गए। प्रदर्शनकारी रामकी एनवायरो इंडस्ट्रीज जाने की कोशिश कर रहे थे। ये वही इंडस्ट्री है, इसी इंडस्ट्री में कचरे को नष्ट किया जाएगा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, आंदोलनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, लेकिन लोग कचरा न जलाने की मांग पर अड़े हैं। सरकार का कहना है 2015 में पीथमपुर में 10 टन कचरे का ट्रायल रन हुआ था। दावा है कि कचरे का निस्तारण सफल रहा, जिसके बाद बाकी बचे कचरे को नष्ट करने के लिए भेजा गया है। वहीं धार के लोगों का कहना यह है कि ट्रायल रन के बाद भूजल पर असर पड़ा है, यानी जमीन के अंदर के पानी पर असर हुआ है। पीथमपुर के कई इलाकों में भूजल दूषित हो गया है। 1984 में गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड का कचरा वहीं पड़ा हुआ। 40 साल में कचरे ने भोपाल के 42 वार्डों के भूजल को प्रदूषित कर दिया है। वहां का पानी न नहाने लायक बचा है, न पीने लायक बचा है। दावा है इससे संपर्क में आने से स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हुई। इसी को लेकर पीथमपुर और इंदौर के लोग डरे हुए हैं। इससे पहले गुजरात, आंध्र प्रदेश की कंपनियों को टेंडर भेजे गए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने जर्मनी की कंपनी को भी टेंडर भेजा था, लेकिन स्थानीय विरोध के बाद कंपनियां पीछे हट गईं। कचरे को खत्म करने के लिए सरकार 126 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आइए अब आपको तस्वीर दिखाऊं कि आखिर भोपाल में हुआ क्या था। भोपाल गैस त्रासदी में हजारों जानें गई थी। तस्वीरें हिला देंगी आपको। ये उस दौर की तस्वीरें हैं जो जानें गई थी। एक बार में गैस का रिसाव शुरू हुआ, जहरीली गैस पूरे शहर में फैली। जिस जिस इलाके में गैस फैली वहां जाने गई और सालों तक लोग उससे जूझते रहे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन जो भाग गया, जिसकी जिम्मेदारी थी, जो भारत से भाग गया और अमेरिका में इसकी मौत हो गई। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर हुआ क्या था इस फैक्ट्री में। यूनियन कार्बाइड की एक फिल्म भी रेलवे मैन आई जो इसी यूनियन कार्बाइड वाले हादसे पर बनी है। 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी में हादसा हुआ। 1984 में 2 दिसंबर की रात 8:30 बजे गैस का रिसाव शुरू हो गया। आइसोसाइनाइड गैस से रात में ही 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दावा है 2003 तक गैस त्रासदी से 15,000 की मौत हो चुकी। करीब 20,000 लोग पूरी जिंदगी बीमारी से तड़पते रहे। आंकड़ों के मुताबिक करीब 5 लाख लोग से ज्यादा इससे प्रभावित हुए। यूनियन कार्बाइड अमेरिका की कंपनी थी। वॉरेन एंडरसन कंपनी का हेड था। हादसे के बाद वॉरेन एंडरसन फरार हो गया। कुछ दिनों बाद एंडरसन भोपाल आया, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि एंडरसन के खिलाफ गैर जमानती एफआईआर दर्ज थी। वॉरेन एंडरसन आराम से अमेरिका चला गया और फिर कभी लौटकर भारत नहीं आया। 2014 में 92 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। गैस त्रासदी ने जहां लाखों की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब यूनियन कार्बाइड के कचरे पर इसलिए बवाल शुरू हो गया है क्योंकि लोगों में डर और खौफ है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर। उन लोगों को सुनिए जो समाज सेवी हैं और स्थानीय विधायक। ये 40 साल पहले सिर्फ लीक हुआ था, लोगों के सांस लोगों ने लिया है इस गैस का, इस कचरे का, इस केमिकल का, और हजारों लोग मर गए हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि केवल 25 साल की वैलिडिटी होती है इस केमिकल की। अब जब 40 साल हो गए तो इसका तो सब कुछ खत्म हो गया। तो हम मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि आप लोग वहाँ खेती बाड़ी करना चालू कर दो। स्पीड से ग्रीन कॉरिडोर में ये कचरा आया है, उसकी 2 गुनी स्पीड से ये कचरा वापस पीथमपुर से कहीं और नहीं चला जा सकता।
जाएगा तब तक हमारी ये लड़ाई और ये संघर्ष जारी रहेगा। या तो कचरा जाएगा या हमारी जान जाएगी। निवेदन है सरकार से, इस कचरे को तुरंत हटाएं, नहीं तो ये धरना आंदोलन हम सबका है। हम सब अपने स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में इसमें सियासतदानों की भी एंट्री हो गई है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज एमएलए खुद धरने पर बैठे थे, स्थानीय विधायक ने भी विरोध जताया है। कांग्रेस भी सरकार पर सवाल उठा रही है, सरकार से सवाल कर रही है। देखिए क्या कह रही कांग्रेस। जीतू पटवारी ने कहा पीथमपुर में जनता से जमीनें छीनी गई, औद्योगिक विकास के नाम पर सरकारी यातनाएं दी जा रही हैं। यह सरकार का एक तरह का षड्यंत्र है। आप लोगों की जान से खेलोगे, जहरीला पदार्थ लोगों पर असर करेगा। सीएम मोहन यादव वैज्ञानिक हैं क्या? सरकार को इस कचरे को रोकना चाहिए, सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा जो जगह सुप्रीम कोर्ट ने बताई वो मापदंडों पर है। वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निस्तारण सरकार कर रही है। हम सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कोई गलत कदम ना उठाएं, कोई गलत अफवाह फैलाता है तो उस पर ना जाएं। सरकार को सभी का ख्याल है। कांग्रेस के लोग सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करते हैं। सुनिए जीतू पटवारी को और मोहन यादव। पीथमपुर की जनता से जमीनें छीनी गई, सालों से यातनाएं हो रही, लिए अपना सब कुछ समर्पित किया और सरकार ने ऊपर से उनको जहर दिया। यूनियन कार्बाइन का कचरा एक दिन रात में उठाना, चुपचाप आनन फानन, ये एक तरह का षड्यंत्र था। आपको लोग मिलेंगे कैंसर, किडनी और हार्ट के पेशेंट। बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई है। 10 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में अभी ये कचरा नहीं जला। जो पहले का डिस्पोजल, औद्योगिक डिस्पोजल है वो जलता है, उसी से ये असर है। तो इस कचरे का कैसा होगा? तो साइंटिस्ट हैं, मुख्यमंत्री ने कभी इस विधि का अध्ययन किया है क्या? कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है वो एक अपने आप में फैक्ट्री भी है और जो हमेशा इस प्रकार के निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता है उससे बचाने की ज़रूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको लिए चलता हूं, घुसपैठियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। बांग्लादेशियों के बैग पैक कर दिए हैं, हर रोज उन लोगों को पकड़ रही है पुलिस। जो लोग अवैध तरीके से घुसे, 2 और लोगों को आज पकड़ा गया और इन्हें डिपोर्ट करने की, वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। इससे पहले आप देख रहे हैं कई लोगों को पकड़ा जा चुका है। ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से चोरी छुपे अवैध तरीके से घुसपैठ करके भारत में घुसे थे अलग अलग रास्तों से, लेकिन अब ऐसे लोगों को वापस भेज दिया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस के ऑपरेशन से देश भर के घुसपैठियों में हड़कंप मच गया है। दिल्ली से तो हर रोज घुसपैठियों का बांग्लादेश रिटर्न शुरू हो गया है। पुलिस के ऑपरेशन से अब अवैध बांग्लादेशी दहशत में आ गए हैं। और ये आपको बताऊं अब तक कितने लोगों को बांग्लादेश भेजा जा चुका है। और यह कार्रवाई इस तरह की पहली बार चुस्त तरीके से हो रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। अब तक 50 से ज्यादा घुसपैठियों को वापस भेजा जा चुका है। आज दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा। फिलहाल पुलिस इन घुसपैठियों के दस्तावेज जांच कर रही है। एक पूरी प्रक्रिया के तहत डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाती है। अवैध नागरिक का शक होने पर पुलिस हिरासत में लेती है। इसके बाद आरोपी से नागरिकता के दस्तावेज मांगे जाते हैं। दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर पुश्तैनी जानकारी जुटाई जाती है, यानी दादा दादी से लेकर परदादा परदादी तक का रिकॉर्ड। जब पूरी तरह से पुख्ता हो जाता है कि आरोपी अवैध नागरिक है और विदेशी होने के तमाम सबूत पुलिस को मिल जाते हैं, तब सबूतों के साथ अवैध नागरिक को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। डिटेंशन सेंटर एक तरह की जेल है जहां अवैध विदेशी रखे जाते हैं। यहां पर अवैध प्रवासियों से देश में रुकने को लेकर पूछताछ होती है। पकड़े गए अवैध प्रवासियों के दस्तावेज उनके देश भेज दिए जाते हैं और फिर उस देश से सहमति आने के बाद इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। जिस देश की सीमा भारत से लगती है उन्हें बस ट्रेन से भेजा जाता है और जिनकी सीमा नहीं लगती है वो फ्लाइट से उन्हें भेजा जाता है। बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है, इसलिए बस से इन्हें अमूमन वापस भेजा जाता है। फिलहाल अवैध बांग्लादेशियों की भारत से वापसी लगातार जारी है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, दरअसल ये कैसे आते हैं।
पूरा रूट मैं आपको बताने जा रहा हूं, बांग्लादेश से कैसे दाखिल होते हैं, कैसे घुसते हैं। यह बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, यह बॉर्डर है। इसी बॉर्डर में जो पोरस बॉर्डर है वहां से दाखिल होते हैं। बाकायदा इनके लिए लोग लगाए जाते हैं जो इसी काम में लगे होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कहां कहां से एंट्री करते हैं। ये देखिए पूरा एंट्री रूट है, यानी बांग्लादेश से म्यांमार बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर से असम, असम से पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल, कोलकाता से ट्रेन पकड़ते हैं और दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठ कराने वाले गैंग को अरेस्ट किया। ये लोग दरअसल डंकी रूट के जरिए बांग्लादेशियों से घुसपैठ कराते हैं। डंकी रूट वैसे ही जैसे हमने आपको बताया था, भारत से लोग अमेरिका जाते हैं मैक्सिको के जरिए। इस गैंग के कुछ सदस्य बांग्लादेश के अंदर भी काम करते हैं। ये लोग घुसपैठियों को सीमा पर जंगल तक पहुंचाते हैं और इसके बाद ही फिर दिल्ली के गैंग एक्टिव हो जाते हैं। मेघालय के बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ कराई जाती है और फिर वहां से बाइक से असम के कृष्णाई लाया जाता है इन्हें, और फिर असम से ट्रेन के जरिए ये कोलकाता पहुंचते हैं। यहां से फिर ट्रेन या बस के जरिए दिल्ली पहुंच जाते हैं। इस यात्रा के दौरान किसी होटल में रुकने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि होटल में रुकने पर पहचान उजागर होने का खतरा होता है। दिल्ली पहुंचने पर वोटर आधार जैसे पहचान पत्र इन्हें बने बनाए मिल जाते हैं। इसके बाद इन्हीं के आधार पर इन्हें दिल्ली में बसा दिया जाता है। अब ऐसे अवैध घुसपैठिए वापस बांग्लादेश पहुंचाए जा रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है जो आई है रूस से। सीरिया के शासक असद पहुंच चुके हैं पुतिन के देश यानी रूस। खबर यह है कि असद को रूस में दे दिया गया है जहर, और रूस में उन्हें जहर दिया गया। किसने जहर दिया अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। पुतिन ने उन्हें शरण दी है और पुतिन की शरण में असद रह रहे थे, फुल स्क्रीन लीजिए इसे, और वहीं उन्हें जहर दिया गया है। Мне очень интересно ваше мнение по поводу того, как ситуация в регионе в целом развивается. Сегодняшний визит совпадает с юбилеем установления. तो क्या सीरिया के राष्ट्रपति असद को मारने की कोशिश हो रही है? आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट असिस्ट से खबरों को रिकॉर्ड और समराइज करते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो रूस में रह रहे बशर अल असद की जान को खतरा है। दावा यह है कि जहर के जरिए बशर अल असद की जान लेने की कोशिश हुई। सीरिया में विरोधियों के कब्जे के बाद जान बचाने के लिए असद रूस चले गए। दावा है असद को मॉस्को में उनके घर में ही धीमा जहर दिया गया। यह दावा सोशल मीडिया अकाउंट जनरल SVR पर किया गया। SVR सोशल मीडिया अकाउंट रूस के एक पूर्व जासूस का। जांच रिपोर्ट में असद के शरीर में जहर पाए जाने की बात कही गई। इलाज के बाद असद खतरे से बाहर है। तो यह था आपके लिए सरल अंदाज में खबरों की सटीक पेशकश गैलेक्सी AI की मदद से सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।